इंटरेस्टिंग कंपनी, एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट होगा वो आईपीओ जो इस समय बाजार में खुला हुआ है। मैं बात कर रहा हूं एचपी एडहेसिव्स की, और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर करण मोटवानी साहब होंगे आज कार्यक्रम में मेरे साथ। तो ये एचपी एडहेसिव्स करती क्या है, किस तरह की ये इंडस्ट्री है, किस दर से ग्रो कर रही है, ये कंपनी उस इंडस्ट्री में कहां फिट होती है, क्या प्लान्स है, इन सब पे चर्चा करूंगा। और फिर समय रहा तो एक आउटसाइड एक्सपर्ट का व्यू भी लेकर आऊंगा, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का, जो बताएंगे भाई एचपी एडहेसिव्स में पैसा लगाना है या नहीं। और समय नहीं रहा, नहीं ला पाया उनको, तो उनकी रिकमेंडेशन प्लेट जरूर दिखा दूंगा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब उसको रेडी कर लेंगे आप लोगों के लिए। लेकिन चलिए क्विकली जरा भारतीय बाजार दिखा देता हूं, फिर मैनेजमेंट से बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं। तो भारतीय बाजार थोड़े से सुधरे लोअर लेवल से, लेकिन हाँ ऑफ हाईज ट्रेड कर रहे हैं। जो 150-160 पॉइंट का गैप अप मिला था वो सस्टेन नहीं हुआ था। पर इस समय की हाईलाइट वो नहीं है, इस समय की हाईलाइट है लोअर लेवल से कुछ रिकवरी, जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। हाँ, बैंक निफ्टी अभी भी 1/3% का दबाव है, मिड कैप्स अभी भी 2/3% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो लोअर लेवल से जो सुधर रहे हैं, देखते हैं किस हद तक सुधरते हुए नजर आएंगे बाजार। अब जरा लेकर आ जाइए एचपी एडहेसिव्स के बारे में सारी डिटेल्स। ग्राफिकली स्क्रीन पर आएगा, मैं स्नैपशॉट दे देता हूं। आज इस आईपीओ का डे 2 है, कल फ्राइडे को ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होने जा रहा है। 262 से 274 रुपीस का प्राइस बैंड। कुल मिलाकर इस आईपीओ के जरिए 126 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। और छोटा इश्यू है लेकिन अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हो चुका है। 6 गुना के आसपास अब तक, 6.25 गुना के अब तक सब्सक्रिप्शन आ चुका है। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर करण मोटवानी साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। मोटवानी साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपको, और कांग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। अच्छा, आपके आने से पहले पढ़ रहा था एडहेसिव्स और सीलेंट्स बनाने का काम, क्या क्या बनाती है दरअसल ये कंपनी? ये प्रोडक्ट जो आप बनाते हो कहां इस्तेमाल होते हैं? लार्जर सेगमेंट्स कौन से हैं आपके इस एचपी एडहेसिव्स के? तो हमारे हाय आशीष, हाउ आर यू? हमारे 4 मेन सेगमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पुराना और सबसे बड़ा है पीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट। ये सॉल्वेंट सीमेंट का पूरा बास्केट है, जिसमें पीवीसी, यूपीवीसी और सीपीवीसी सॉल्वेंट आता है। उसके सिवाय हम कुछ चुनिंदा मैन्युफैक्चरर्स में से हैं जो सिलिकॉन सीलेंट बनाते हैं इंडिया में। वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कैटेगरी है एडहेसिव्स का। उसके सिवाय हम 2 और बड़ी कैटेगरीज बनाते हैं। एक है पीवीए एडहेसिव्स, जो आपके लकड़ी के काम में लगते हैं, लकड़ी, प्लाई और ये सारे कामों में लगते हैं। और लास्ट हमारे हैं रबर एडहेसिव्स, जो मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी इंडस्ट्री में काम आते हैं। With Bluehost, get websites that load faster with high-speed CDN and server-level caching. Websites that are super secure. फिनिशिंग से लेके लकड़ी काम, सभी कामों में बहुत वैरायटी है इस एडहेसिव में, एप्लीकेशन की तरफ से। सो वही हमारे 4 मेन प्रोडक्ट है। इसके सिवाय हम छोटा सा एक ट्रेडिंग का भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ बॉल वॉल्स और टेप्स हम इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ साथ बेचते हैं, जो हम बाहर से खरीदते हैं। हाँ, तो ये जो 4 मेन प्रोडक्ट्स हैं, ये सब इन हाउस मैन्युफैक्चर होते हैं क्या करण? आपके जो रायगढ़ महाराष्ट्र में प्लांट है, उसके थ्रू ही सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है अब तक इन प्रोडक्ट्स की? 100% इनकी, ये चारों एडहेसिव्स की मैन्युफैक्चरिंग 100% इन हाउस है। इसमें कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवाते हैं। अच्छा, ये एचपी एडहेसिव्स की दरअसल शुरुआत कैसे हुई, और ये नाम एचपी एडहेसिव कैसे पड़ा? शुरुआत में बहुत पहले जब मेरे माता पिता ने काम शुरू किया था, तो तब हिंदुस्तान प्लास्टिक्स हुआ करता था। इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग कुछ काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा शॉर्ट क्रिस्प का नाम होना चाहिए, तो उन्होंने हिंदुस्तान प्लास्टिक्स को एचपी कर दिया। तभी एचपी इंटरनेशनल के नाम से काम होता था। और 2 साल पहले हमने इसे एचपी एडहेसिव प्राइवेट लिमिटेड और इस साल एचपी एडहेसिव लिमिटेड के नाम से इसका चेंज किया। हाँ, आप समझ, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये आपकी बात से सुन के लग रहा है लार्जली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल। तो कोई प्लम्बिंग, कोई ड्रेनेज, कोई सैनिटरी, कोई कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर, इसके अलावा मेंशन था उस आरएचपी में फुटवेयर, ऑटोमोटिव्स वगैरह। तो लार्जली तो मैं मान के चलूँ ना, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन डिपेंडेंट बिजनेस है। कुल रेवेन्यूज का कंस्ट्रक्शन, एक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना मिक्स होगा अंदाजन? अभी तो फुटवेयर और ऑटो और ये सब का डिवीजन बहुत छोटा है। हमने इसे सिर्फ 2 साल पहले ही लॉन्च किया था। तो अभी तो मैं आपको कह सकता हूँ कि 98% एडहेसिव्स का सेल इज कंस्ट्रक्शन में इंटीरियर्स कहूंगा, इंटीरियर्स, होम सोल्यूशन,
होम इम्प्रूवमेंट, क्योंकि प्योरली बिल्डिंग बनाते समय आरसीसी में हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई योगदान नहीं होता। हमारा मेन योगदान होता है जब इंटीरियर काम होता है, बाथरूम का होता है, फर्नीचर का काम होता है, कांच का काम होता है, ग्लास का, तो वहां पे हमारा मेन योगदान है। सो नॉट प्योर प्ले कंस्ट्रक्शन, मोर आप कह सकते हैं इंटीरियर, होम सोल्यूशन, होम इम्प्रूवमेंट, रेनोवेशन, यहाँ हमारी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अच्छा करण, इंडस्ट्री को समझूं, सब लोग कह रहे हैं पिडिलाइट का पीयर, और पिडिलाइट तो अपने स्पेस का जायंट है। ये इंडस्ट्री दरअसल है कितनी बड़ी, किस दर से ग्रो हो रही है, और ये हमारी एचपी एडहेसिव्स की इस इंडस्ट्री में पोजीशनिंग क्या है, क्या मार्केट शेयर है? कंज्यूमर और बाजार सेगमेंट जिस एडहेसिव में हम हैं, उसका साइज माना जाता है क्रिसिल के द्वारा कि ये 5,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का इंडस्ट्री है। और नो डाउट पिडिलाइट इसमें जायंट है, बट हमने इसमें जो मेजर लॉन्चेस किए हैं वो पिछले 2 साल में ही किए हैं, और कोविड होते हुए भी हमें इसमें बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिखा है। तो हमारे लिए हेडवे ऑफ ग्रोथ अच्छी है। इंडस्ट्री की ग्रोथ, अभी रिसेंटली एक सीआईआई का कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पे काफी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बैठे थे। उन्होंने कहा कि 10 से 15% की ग्रोथ मिनिमम होनी चाहिए, और ये इंडस्ट्री काफी तेजी से अगले 10 साल तक बढ़नी चाहिए। आजकल होम इंप्रूवमेंट, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग सब चर्चा पे भी वापस लौटता हुआ। अच्छा, ह्यूजली कॉम्पिटिटिव स्पेस है ये, आप लोग की पोजीशनिंग कैसी है करण? आप लोग क्या ब्रांडेड प्लेयर्स से कंपीट करते हैं, या वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जो शिफ्ट की हम बात करते हैं उसको लार्जली एचपी एडहेसिव्स टैप करने की कोशिश करता है? देखिए सर, हमारा काम हमारा काम अपना प्रोडक्ट बेचना है। हम ये नहीं देखते कि हम किससे compete कर रहे हैं, किससे नहीं compete कर रहे हैं। हमारा ध्यान इस पे रहता है कि हम अपना मार्केट शेयर दिन भर दिन कैसे सुधारें और अपनी पोजीशनिंग को कैसे हम डेफिनेटली एक ब्रांडेड प्लेयर की कैटेगरी में है, क्योंकि पीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट में हमें क्रिसिल द्वारा जो रिसर्च किया गया था उसमें हमें 16% मार्केट शेयर दिया गया था, और सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर की तरह हमें उन्होंने दिखाया था। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि हमारा जो कंपटीशन है वो, हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है। हमारा कंपटीशन ये है कि हम दिन भर दिन अपने प्रोडक्ट्स, अपनी ऑफरिंग्स को सुधारें और अपना मार्केट शेयर स्लोली बढ़ाते हैं। FY21 में आरएचपी कहता है 21 कंट्रीज को आप लोग एक्सपोर्ट करते थे। अभी एक कुल रेवेन्यूज का एक्सपोर्ट है कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट, कितना कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट मार्केट से आता है? 17% से थोड़ा ज्यादा। हाँ, तो लार्जली फिर डोमेस्टिक फोकस ये बिजनेस हो गया। अच्छा, जो करंट पैसा उठा रहे हैं 126 करोड़ रुपए, लार्जली 113 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस है। एक रिस्पाइट है वैसे ऑफ रेट जिस तरह के आईपीओ आ रहे हैं उसमें, एक लार्जली फ्रेश इशुएंस है और कुछ प्रमोटर्स की तरफ से 13 करोड़ का ओएफएस। तो फ्रेश प्रोसीड्स पे फोकस करता हूं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, दूसरा प्रोडक्शन कैपेसिटी, एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज को एक्सपैंड करना, और तीसरा एडजेसेंट प्लॉट पे एक एडिशनल यूनिट लगाना। तो करंट, पहले तो करंट कैपेसिटीज कितनी है, किस यूटिलाइजेशन लेवल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज कितनी और ऐड करने का मन है, और ये एडजेसेंट प्लॉट की जो आपने बात करी है ये आपकी रायगढ़ की फैक्ट्री के बगल में होगा आई एम अज्यूमिंग, वो आपने खरीद रखा ऑलरेडी क्या, और वहां पे प्लान्स क्या है? वहां पे ऑलरेडी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट हमारे केपेक्स में बिल्डिंग एक्सपेंशन का कोई भी जिक्र नहीं है। मेजरली जो है वो मशीनरी, ऑटोमेशन, इस पे ध्यान दिया गया है। और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस में ये 25 करोड़ रुपए जो हमारा है टोटल इशू में, 25 करोड़ रुपए का हमने केपेक्स, 25.5 करोड़ का केपेक्स की बात की है। उसमें नए प्रोडक्ट्स के लिए 6.5-7 करोड़ रुपए, और बाकी जो है एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए हमने पैसे लिए हैं। और इसमें कंस्ट्रक्शन या लैंड परचेज का कोई भी बॉडी कॉल जरूरत नहीं है। बाकी हमारा जो बिजनेस है वो कैपिटल इंटेंसिव, वर्किंग कैपिटल साइड पे ज्यादा होता है, क्योंकि हमें थोड़ी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। हम कंज्यूमर कंपनी है, कंज्यूमर सीलेंट्स बेचते हैं, लोग रुकना नहीं चाहते, काम आज है तो माल आज चाहिए। तो हमें इन्वेंट्री लेवल्स पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि लोगों को कभी भी आउटेज ना फील हो। तो इसी वजह से हमने वर्किंग कैपिटल के लिए 50 करोड़ रुपए एलोकेट किए हुए हैं, और बैलेंस जो है वो जनरल कॉर्पोरेट सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में हमने डाला हुआ है। ठीक, कब तक ये, क्योंकि आप कह रहे हो प्लॉट ऑलरेडी है, बिल्डिंग तन गई है, मशीनरी के लिए उठाना है, तो कब तक ये नई कैपेसिटी, क्योंकि काफी एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशंस हैं एक्चुअली प्लान्स, कब तक एडिशनल कैपेसिटीज कमीशन होती हुई नजर आएंगी, किस टाइमलाइन पे आप लोग वर्क कर रहे हो? देखिए ये क्या होता है, हमारी जो कैपेसिटी होती है वो लीनियर होती है, तो हमें तब एक साथ में लगाने की जरूरत नहीं है। हम इसको ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स लगाते जाएंगे, जैसे जैसे जरूरत आती जाएगी वैसे वैसे हम लगाते जाएंगे उसको। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है और फिर मेनली पैकेजिंग का पार्ट होता है, क्योंकि हमारे टिपिकली छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम ये माल बेच रहे होते हैं। तो लीनियर कैपेसिटी लगाई जाती है। एक आपने लाइन लगा ली,
मैन्युफैक्चरिंग प्लस पैकेजिंग, फिर थोड़े दिन बाद 3 महीने बाद दूसरी लगा ली। एक साथ में सारा एलोकेशन करने की जरूरत नहीं होती, और ये हमने अलग अलग सेगमेंट्स के लिए उठा रहे हैं, जहां पे एग्जिस्टिंग कैपेसिटी हमने बढ़ाई है, जहां जो सेगमेंट में हम 90% या 95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में ऑलरेडी चल रहे हैं। दूसरा, मैं आपको एक बात और पॉइंट आउट करना चाहूंगा यहाँ पे कि एडेसिव इंडस्ट्री कभी भी 100% पे नहीं चलती है, क्योंकि हमें पूरे महीने में एक हफ्ता स्पाइक आ जाता है, 2 हफ्ते का भी स्पाइक हो जाता है, एक सीजन आता है जहां 3 महीने में 1 महीना बहुत स्पाइक होता है। तो और ये कंज्यूमर इंडस्ट्री है, तो हमें कंज्यूमर को कॉन्स्टेंटली सर्विस करना पड़ता है। अगर हम 100% पे काम करेंगे तो कभी भी हमने कंज्यूमर को पूरी तरह फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इंडस्ट्री डायनामिक्स ऐसे हैं। अच्छा करण, इनकंसिस्टेंट फाइनेंशियल्स, अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, टॉप लाइन में तो सालों साल ग्रोथ देखने को मिल रही है, पर ऑपरेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस इरेटिक है। FY19 के मार्जिन 10%, FY20 में गिर के हो गए 7.3, FY21 में बढ़ के हो गए 15, और इस साल की पहली छमाही जो 6 मंथ्स का दिया वो 10.5 पे पहुंच गए। ये इस तरह का इरेटिक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस क्यों? सर देखिए, हमें छोटी कंपनी है, और जब जो साल में आपने परफॉर्मेंस गिरते हुए देखा 7% एबिटा लेवल पे, उस टाइम पे हमने ये तीनों प्रोडक्ट के लॉन्चेस किए थे, तो हमने काफी पैसे खर्च किए इनको लॉन्च करने में, और उसका रिजल्ट आज हमें दिख रहा है कि जो अगले साल का सेल था, आज वो हम कुछ ही महीनों में उसको मंथली सेल बना देंगे उस प्रोडक्ट कैटेगरी में। तो ये जो अपटिक हमारी बूस्ट जो हमें लास्ट ईयर कोविड के होते हुए भी हमें इतना अच्छा बूस्ट मिला है, वो उसी मार्केटिंग स्पेंड को लिंक्ड है। तो उस मार्केटिंग स्पेंड की वजह से आपको ये परफॉर्मेंस दिखता है। इस साल ऊपर से मार्जिन प्रेशर्स काफी रहे हैं, और हमारा टिपिकल ग्रॉस मार्जिन अराउंड 35% के आसपास रहता है, और अगले कुछ समय में हम वहां पहुंच जाएंगे वापस। तो ये आप हमेशा सोचिए कि हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है वो 35% पे रहेगा। जैसे हमारा बेस बढ़ेगा, हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हो जाएगा, और जैसे हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होता है, आप साल दर साल देख पाएंगे कि हमारा मार्जिन और बढ़ेगा। तो बढ़ेगा। तो मतलब वो मैं अगला सवाल एक्चुअली करना मेरा वही था कि सस्टेनेबल मार्जिन लेवल्स कहां पर होंगे। हिस्टोरिकली 7 से 10% के आसपास इबिटा मार्जिन रहे थे, पर मैं मान के चलूं अब जो करंट तस्वीर है, इससे बेहतर मार्जिन प्रोफाइल होती हुई नजर आएगी वंस ये ट्रैक्शन पिकअप करेंगे आपके तमाम प्रोडक्ट्स। जी 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 ठीक। अच्छा, जाते जाते फिर तो करते समय यहाँ पे थोड़ा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है एडिशनल इन मार्केटिंग एंड सेल्स, और जैसे आपने कहा कंपटीशन भी होता है, तो हमें इनिशियली जरूर लगता है कि थोड़े मार्जिन हमारे लोअर साइड पे रहते हैं, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है प्रोडक्ट का, जैसे उसकी लाइफ साइकिल में वो आगे बढ़ता है, हमारे मार्जिन उसमें इंप्रूव होते जाते हैं। इंटरेस्टिंग। जाते जाते कारण ये वंस ये फुल पोटेंशियल पे आप ऑपरेट करें, ये पूरा केपेक्स कमीशन हो जाए, ऑन स्ट्रीम आ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड करने की तैयारी हो रही थी आरसीबी में, देख रहा था मैं, तो लाइकली रेवेन्यूज, लाइकली मार्जिन प्रोजेक्ट्री क्या रहने वाली है आने वाले समय में? सर देखिए, मैं वर्टिकल आपको कहूंगा कि इंडस्ट्री को देखते हुए ग्रोथ हमारी जीडीपी से मल्टीपल होगी, शायद 2 या 3 या 4 गुना। सो ये एक इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी कि मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दे पाऊं इसके ऊपर, बट हाँ, हमारा फोकस ये रहेगा कि जीडीपी से मल्टीपल 2 या 3 या 4 गुना हमें एटलीस्ट ग्रो करना पड़ेगा हर साल, और उसकी पोटेंशियल दिखती है हमारे नए प्रोडक्ट्स, हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और हमारे आने वाले प्रोडक्ट्स, तीनों का मिक्स मिला के ये जरूर होगा। वाह, तो हम 8% जीडीपी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। करण कह रहे हैं मुझसे 3 गुना ज्यादा करके देंगे, तो एक बढ़िया ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी होपफुली आगे जीडीपी सुधरता हुआ नजर आया तो बढ़िया ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी मिलेगी। करण, बेस्ट विशेष इस ऑफरिंग के लिए, और अब एक बार सक्सेसफुल लिस्टिंग होती है तो उसके बाद आपसे वापस बातचीत और फिर डिटेल में फाइनेंशियल्स पे करेंगे फोकस। अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी साहब का कॉल स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब ने चलाना शुरू कर दिया था। उनका मानना है लिस्टिंग गेन्स के लिए HP एडहेसिव्स के आईपीओ में सब्सक्राइब किया जा सकता है, इवन लंबी अवधि के निवेशक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यही है ना? हाँ, लिस्टिंग गेन मिलने की भी उम्मीद है। तो थम्स अप आता हुआ अरिहंत कैपिटल की तरफ से। क्विकली इस नोट पर छोटा सा ब्रेक लेने से पहले एक बात बता दूं आपको, बैंकों को कैश मैनेजमेंट की सेवाएं देने वाली कंपनी CMS इन्फो सिस्टम्स, इस कंपनी का आईपीओ 21 दिसंबर को खुल रहा है। CNBC आवाज से खास बातचीत में कंपनी के CEO राजीव कौल ने कहा कि इशू के से जुटाए फंड का इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूशन सुधारने पर होगा। सुनिए वो चंक छोटा सा और वहीं से ब्रेक लीजिए।